उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में सिलेबस देखेंगे और साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे। इस वीडियो में मेनली हम लोग पेपर फर्स्ट का, जिसमें कि लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस होते हैं, इस पेपर का सिलेबस देखेंगे। प्लस में जो 2012 मेंस और 2016 मेंस के क्वेश्चन पेपर है उनको भी हम लोग देखेंगे कि किस पैटर्न को लेकर ये क्वेश्चन पूछते हैं और सिलेबस को समझना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमें डिटेल्स में आंसर करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मेंस एग्जामिनेशन है, इसमें टोटल 7 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। पेपर 1 जो है लैंग्वेज का होता है, जो कि 300 मार्क्स का होता है टोटल। समय यहाँ 3 घंटे दिए जाते हैं। जो अदर पेपर है वो 200 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से रिटेन एग्जामिनेशन 1500 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल 1700 मार्क्स पे हमारा मेरिट लिस्ट बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नोट है कि जो अपना पेपर 1 है, अर्थात कि लैंग्वेज जो पेपर है, उसमें 35% मार्क्स ले आने जरूरी है। टोटल 300 मार्क्स के होते हैं, तो 35% का मतलब हो गया यहाँ पे कि 35 गुना 3, 105 नंबर ले आने हमें पेपर 1 में जरूरी है। यदि हमारे 104 नंबर भी आते हैं तो फिर जो अदर पेपर है वो चेक ही नहीं किए जाएंगे। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लैंग्वेज को लेकर कि हमें इसमें बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। और इसमें हिंदी और इसमें मेनली क्वेश्चन क्या होते हैं ये भी देखते हैं। क्योंकि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे तो हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा। प्रथम पत्र जो है वो भाषा का पत्र होता है। समय 3 घंटे के होते हैं। टोटल मार्क्स 300 है, जिसमें कि समान हिंदी, समान अंग्रेजी और निबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं। समान हिंदी से 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समान अंग्रेजी से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और निबंध जो है 130 मार्क्स के 2 निबंध लिखने होते हैं। तो यही इसका क्लासिफिकेशन है, समान हिंदी, समान अंग्रेजी और निबंध को लेकर टोटल 300 मार्क्स के पेपर होंगे। अब सिलेबस देखते हैं हम लोग। ये भाषा पेपर से रिलेटेड है। जो सबसे पहला है टॉपिक, राजभाषा परिनियमावली संक्षिप्त परिचय, ये 10 मार्क्स के होंगे। और देखेंगे भी इसका एक पैटर्न है कि जो ये किस क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी जब हम लोग क्वेश्चन पेपर साथ में ही देखेंगे। इसका पहले सिलेबस देखते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे दोनों ईयर्स के। फिर है शब्द रचना। शब्द रचना 25 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि ये सारे जो टॉपिक हैं शब्द रचना से रिलेटेड, उपसर्ग प्रत्यय, संधि एवं समास, वचन एवं लिंग, व्याकरणीय कोटियां जो हैं, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, इन सबकी परिभाषा एवं भेद के साथ वाच परिवर्तन, कर्तृवाच, क्रमवाच, भाववाच, ये सारी चीज़ें करते हुए हमें शब्द रचना को कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ इन सब का, जैसे उपसर्ग प्रत्यय जब हम लोग पढ़ें तो उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, संधि एवं समास किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शब्द रचना 25 मार्क्स के। फिर शब्द विवेक। शब्द विवेक भी 25 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि शब्द भेद में इसमें मेनली 3 टॉपिक है। क में पूछा गया कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव। तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव जो संस्कृत से आए हुए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज, विदेशी और संकर, ये सारे का परिभाषा के साथ साथ हमें इसका उदाहरण भी लिखना होगा। ख में है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये क्या होते हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची शब्द क्या होते हैं, समरूप किंतु भिन्नार्थक, परिभाषिक, शब्द युग्म, वाक्य या वाक्यांशों के लिए एक शब्द और संक्षिप्ताक्षर, इस तरह से लिखने हैं। फिर इसी में है शब्द शुद्धि, कि कुछ गलत शब्द दिए रहेंगे उसको हमें शुद्ध करके लिखना होता है। वाक्य रचना, अब सेंटेंस पे आ जाते हैं, ये 10 नंबर के होते हैं। शब्द जो है, शब्द यहाँ पर भी 25 मार्क्स, यहाँ भी 25 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स के हो गए ये। फिर है शब्द रचना, वाक रचना। वाक रचना में रचना के आधार पर वाक परिवर्तन, सरल से मिश्र बनाना या मिश्र से संयुक्त बनाना या संयुक्त से मिश्र बनाना। ये क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेनली वाक्य हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं, मिश्र हो सकते हैं, संयुक्त हो सकते हैं। व्याकरण के आधार पर वाक परिवर्तन, जैसे प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, सकारात्मक, नकारात्मक, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, स्लोगन लेखन, जैसे कि पूछ देगा कि बेटी, जैसे कि महिलाओं के शिक्षा के लिए कुछ स्लोगन लिखिए, इस तरह से। या फिर लिख देगा कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्लोगन लिखिए। तो स्लोगन जो होता है 1 मार्क्स के या 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो ये है भाषा का मानकीकरण। भाषा का मानकीकरण 10 नंबर का होता है। एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर 10 नंबर का, जिसमें कि वर्तनी का मानकीकरण, व्याकरण का मानकीकरण, लिपि का मानकीकरण, उच्चारण का मानकीकरण, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानकीकरण का सिंपल सा मतलब ये है स्टैंडर्ड, कि जब बोली कोई भाषा बन जाती है, जैसे अभी हमारी गढ़वाली जो है वो क्या है, एक तरह की बोली मानी जाती है। अब ये कुछ दिनों बाद क्या होगा कि वो भाषा बन जाएगी, क्योंकि वहां पे इसके वर्तनी सही होंगे, फिर इसका व्याकरण होगा, इसकी एक लिपि हो सकती है, क्योंकि भाषा है तो लिपि होगी उसकी, वो देवनागरी लिपि ही क्यों ना हो। तो फिर अपना एक स्टैंडर्ड जब मेंटेन करने लगेगी गढ़वाली भाषा, तो वो मतलब एक भाषा बन जाएगी। अभी हम लोग जो अभी गढ़वाली जो है, यहाँ पर ये भी हमें जानना होगा कि मानकीकरण के जो कुछ प्रोसेस है वो कैसे डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले कोई चीज़ बोली होती है, जैसे कि अभी केवल गढ़वाल रीजन में बोली जाती है,
तो गढ़वाली क्या होगा ना कि फिर आगे वाले रीजन जो भौगोलिक क्षेत्र है इसका विस्तृत हो जाएगा। उत्तराखंड से निकलकर जो गढ़वाल रीजन है वहां से निकलकर ये इंडिया के अदर पार्ट में आ जाएगी, वो राजस्थान में आ जाएगी, वो पंजाब में बोली जाने लगेगी, तब ऑटोमेटिक्स इसका विस्तृत हो जाएगा, ये क्षेत्र इसका विस्तृत हो जाएगा। तो भाषा का मानकीकरण का मतलब सिंपल से बात से रिलेटेड है कि किसी भी उसका स्टैंडर्ड होना, और स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है कि उसकी वर्तनी होनी चाहिए, व्याकरण होनी चाहिए, लिपि होनी चाहिए। ओके, मेनली ये तीन जो फैक्टर्स हैं मानकीकरण के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। उसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना लोकोक्ति एवं मुहावरे 10 नंबर के पूछे जाते हैं ये। अपठित गद्यांश जो कि 15 नंबर के होंगे। तो अपठित गद्यांश में पहला कि उसका शीर्षीकरण होगा, भावार्थ होगा और कुछ रेखांकित अंश होंगे सेंटेंस, उसका व्याख्या करना होगा। फिर है कार्यालयी पत्रों के प्रारूप, जिसमें कि शासकीय, अर्धशासकीय, अधिसूचना परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है संक्षेपण लिखना, संक्षेपण भी 15 नंबर के होते हैं। हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण, शब्द संसाधन, डाटा प्रविष्टि, मुद्रण, इंटरनेट, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ शब्द हैं उनका परिभाषा लिखने को दिया जा सकता है, या फिर कंप्यूटर का और हिंदी भाषा से क्या रिलेशन है, कंप्यूटर का क्या इंपैक्ट रहा हिंदी भाषा पर, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 10 नंबर के पूछे जाएंगे। अब जो जनरल इंग्लिश है ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पहला जो होगा कंप्रीहेंशन होगा 10 नंबर का, जिसमें कि एक पैसेज दिया रहेगा और उस पे 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं और उसको अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट जो है ट्रांसलेशन होता है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी दोनों में रहेंगे, ये 5 नंबर के होंगे। फिर है कॉमन एरर इन इंग्लिश, 5 सेंटेंस दिए रहेंगे या एक पूरा पैसेज टाइप का दिया रहेगा, उसमें जो एरर है उसको फाइंड करना होता है। तो यही 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो कंप्रीहेंशन, दूसरा ट्रांसलेशन और कॉमन एरर निकालना, ये 20 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है अपना वो है निबंध, ये 130 नंबर के होंगे। ये 2 खंडों में बटे हुए हैं, खंड क और खंड ख। खंड क जो है ये 500 शब्दों में हमें लिखना होता है और ये 55 मार्क्स का होता है। ये 500 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पे टोटल 4 टॉपिक हैं, एक टॉपिक को चूज करते हुए किसी एक टॉपिक पे हमें अपना निबंध लिखना है। जैसे उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति एवं कला, सोशल स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्ट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल सिनेरियो एंड एनवायरमेंट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तराखंड का साहित्य, लिटरेचर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां एवं संभावनाएं, वुमेन इंपावरमेंट इन उत्तराखंड, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्टस। ये भी ध्यान देना है कि हम लोग जो एसे है, एसे में कोई एक भाषा को चूज करते हुए लिख सकते हैं, या हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। दोनों मिक्स करके हम नहीं लिखेंगे कि मान लीजिए कि एक एसे को हमने हिंदी में लिख लिया और दूसरे को इंग्लिश में लिखे, ऐसे नहीं करना है। केवल एक लैंग्वेज को चूज करना है, या तो हिंदी या तो इंग्लिश में हमें दोनों ऐसे लिख लेने हैं। तो खंड क जो है इसमें 4 टॉपिक है, एक टॉपिक को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो खंड है अपना, ये इसमें 5 टॉपिक हैं और इसमें 700 शब्दों में लिखना होता है। ये 75 मार्क्स के ऐसे हैं। जैसे कि नंबर पहला टॉपिक है इसमें भारतीय अर्थ एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटी से दिए जा सकते हैं ऐसे, विज्ञान एवं तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपदा एवं जन स्वास्थ्य प्रबंधन, समसामयिक घटना चक्र से रिलेटेड हो सकती है कोई चीज़, विश्व सुरक्षा, मानवाधिकार और भारत, ग्लोबल सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट एंड इंडिया। तो ये 5 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक चूज करते हुए 700 शब्दों में हमें आंसर इसका करना होता है ऐसे का। तो ये पूरा का पूरा जो है जो सिलेबस था वो था। अब हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस पेपर। अभी तक उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस पैटर्न पर, इस सिलेबस के पैटर्न पर 2 बार एग्जाम लिए हैं मेंस के, एक 2012 वाला मेंस और एक 2016 वाला मेंस जो 2017 हुआ था। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस पेपर को हम लोग देखेंगे, दोनों पेपर को। ये जो है भाषा पहला पार्ट जो है इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ये टोटल 15 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन अनिवार्य, अर्थात कि 15 के 15 अटेम्प्ट करने हैं हमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि मिश्र वाक्य में कितने प्रकार के गौण उप वाक्य होते हैं, उनका उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। ये 1 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 1-1 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 2-2 नंबर के हैं। इस तरह से ये टोटल 20 नंबर के होंगे, पार्ट 1 जो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। जैसे कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते, इसको हमें क्या करना है, मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना। ये संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सकारात्मक वाक्य का नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन कीजिए, उसने सब उपाय किए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित सामान्य वाक्य का विस्मय आदि बोधक वाक्य में अंतरण कीजिए, कैसा सुंदर दृश्य है। योजक चिन्ह का प्रयोग किन स्थितियों में किया जाता है, उदाहरण देकर स्पष्टीकरण करें। जब हम मानकीकरण पढ़ेंगे ना तो वहां पे ये सारी चीजें आएंगी। मानकीकरण का मतलब होता है जब हम लोग व्याकरण मानकीकरण, जैसे अभी हम लोगों ने टॉपिक देखा, तो वो योजक चिन्ह जो है ये व्याकरण मानकीकरण से योजक चिन्ह जो है नहीं, योजक चिन्ह जो है ये वर्तनी से होगा। योजक चिन्ह जो है ये वर्तनी में होगा, ये वर्तनी से रिलेटेड है। ओके, व्याकरण से नहीं रिलेटेड है। व्याकरण से तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, संज्ञा सर्वनाम ये सब हो जाएगा। योजक चिन्ह जो है वर्तनी मानकीकरण से रिलेटेड है। जब हम लोग मानकीकरण देखेंगे तो उसमें हमें ये चीज देखने को मिलेगा। अर्धविराम चिन्ह का निशान
बताते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि इसका प्रयोग कब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्य को शुद्ध कीजिए तथा कारण अशुद्धि भी बताइए। मुझसे यह कार्य संभव नहीं हो सका। जैसे अर्धविराम भी जो है वो मानकीकरण से रिलेटेड है। देखेंगे हम लोग डिटेल्स में, एक बार इसका आंसर भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कारण बताते हुए इस वाक्य का शुद्धिकरण कीजिए, जिसमें कि हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम नहीं होता है, या तो होगा मैं तो अवश्य जाऊंगा, किस तरह से हो सकता है, अवश्य ही जाएंगे, इसको देखेंगे हम लोग बाद में। स्वच्छता अभियान के लिए 2 स्लोगन लिखें। यहां पे 2 स्लोगन लिखना है स्वच्छता अभियान से रिलेटेड। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं स्वस्थ मस्तिष्क स्वच्छ जीवन, इस तरह का स्लोगन कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लिखना है। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10 कि स्लोगन लेखन की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, सुधारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ भी एक उदाहरण हमको देना है, स्लोगन की भाषा कैसी होनी चाहिए और उसका एक उदाहरण लिखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, यहाँ पर भी 20-20 वर्ड में ही लिखने हैं, ये 2-2 मार्क्स हैं, लेकिन पर्यायवाची और समानार्थी शब्द क्या एक ही है? सदी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए तथा संवेदन और सहानुभूति शब्दों का सूक्ष्म भेद बताइए। अनेकार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए सारंग शब्द के 2 अनेकार्थी तथा निमीलन का विलोम शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13, परिभाषिक शब्द से क्या तात्पर्य है? परिभाषिक तथा शब्द युग्म का भेद बताते हुए सुधारण स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, किताब तथा लता के समूहवाची शब्द तथा जरा तथा कोड़ी के समरूप किंतु भिन्नार्थक शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द तथा संक्षिप्ताक्षर के लिए एक वाक्यांश लिखिए। जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सिद्ध या प्रमाणित न किया जा सके, संक्षिप्ताक्षर में है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। नेक्स्ट पार्ट 2 जो है, ये 50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन होते हैं और 11 के 11 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। अलग अलग इसका पैटर्न होता है, तो अभी जस्ट हम लोग देखेंगे इसमें। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 कि तत्सम और तद्भव शब्द से क्या अभिप्राय है, अर्थात कि यहाँ पे परिभाषा ही देना है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, इन दोनों का अंतर स्पष्ट करते हुए तत्सम से तद्भव हो गए शब्दों के 2 उदाहरण भी प्रस्तुत करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, यौगिक और योग रूट शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके 2-2 उदाहरण देना है। निम्नलिखित गलत वर्तनी वाले शब्दों को शुद्ध करते हुए अशुद्धि का उल्लेख कीजिए। जैसे अनाधिकार, महत्व, निरोग, साक्षात, महंगा, इस तरह से वर्तनी इसकी गलत है, इसको शुद्ध करना है हमें। उपसर्ग से क्या तात्पर्य है, उपसर्ग एवं प्रत्यय के 2-2 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, पारंपरिक दृष्टि से संधि के कितने भेद होते हैं? दीर्घ संधि का आशय बताते हुए 2 उदाहरण देकर समझाइए तथा निधड़क एवं सेनापति शब्द में कौन सा समास है बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वचन किसे कहते हैं? एक वचन और बहुवचन। हमारे हिंदी व्याकरण में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और हिंदी में वचन के कितने भेद होते हैं? तो वही 2 वचन एवं लिंग के 2-2 उदाहरण दीजिए। लिंग जो होता है हिंदी व्याकरण में 2 ही होते हैं, एक पुरुष लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होते हैं, तो इनके 2-2 उदाहरण भी बताने हैं। वचन भी 2 होते हैं, लिंग के भी 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? उन भेदों का उल्लेख करते हुए 3 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वाच्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए तथा निम्नलिखित वाक्यों को कर्ती वाच्य से कर्म वाच्य में रूपांतरित कीजिए। जैसे रचना कविता रचती है, द्विज ने अपने अनुज को पीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है, देखिए यहाँ ये ट्रांसलेशन है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये हिंदी में दिया हुआ है कि जो अपशब्द इन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिपक्षियों के विरुद्ध बोले वे न तो बोले जा सकने योग्य हैं न लिखे जा सकने योग्य हैं। इसको हिंदी से इंग्लिश में करना है और यहाँ पर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है और यहाँ पे कॉमन एरर है, इसमें कॉमन एरर चूज करना है। नेक्स्ट अपना पार्ट 3 जो है, पार्ट 3 में टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो अब देखते हैं कि क्या क्या किस तरह से दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन नंबर 27 है, पैसेज है, जो कि 10 नंबर का होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने सिलेबस में भी देखा, ये पैसेज पढ़ना है और नीचे में जो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके हमें आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इंग्लिश का काम खत्म हो गया। इंग्लिश में यही जो है 3 क्वेश्चंस दिखेंगे हमें, एक की हिंदी से इंग्लिश, एक हिंदी से इंग्लिश, एक इंग्लिश से हिंदी और एक करेक्शन। ये हो गया पहला जो है ट्रांसलेशन और दूसरा जो है करेक्शन और तीसरा जो है पैसेज, ये वाला 20 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राजभाषा परिनियमावली जो कि 1963 से 1976 के बीच में आई थी के विभिन्न प्रावधानों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण लिखना है, वर्तनी का मानकीकरण लिखना है अथवा खड़ी बोली व्याकरण का मानकीकरण लिखना है या देवनागरी लिपि का मानकीकरण लिखना है या उच्चारण का मानकीकरण लिखना है। यही 4 टॉपिक भी हमें पढ़ने भी है। जब हम मानकीकरण
पढ़ेंगे तो वहाँ पे या तो वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे, या व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे, या लिपि के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हम उच्चारण का मानकीकरण करेंगे। तो इसमें से किसी एक का मानकीकरण कर देना है हमें। क्वेश्चन नंबर 30, 5 मुहावरे हमें अटेम्प्ट करने हैं, 10 नंबर के होते हैं। यहाँ पे 8 दिए हुए हैं, 5 करने हैं इसमें से। जैसे 2.5 दिन की बादशाहत, गिरगिट की तरह रंग बदलना, गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल का मतलब होता है ये बहुत मेहनती, या इस तरह की, मतलब कि गरीबी से निकला हुआ, ये होगा, गरीबी से निकला हुआ गुदड़ी का लाल होता है। खाला जी का घर, यानी कि जो मौसी का घर जो है वो यहाँ पे बोला गया है। इसी तरह से थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ये अपना एक दे दिया गया है गद्यांश, इसको हमें संक्षेपण करना है। संक्षेपण के साथ साथ इसका यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन जब हम लोग 2016 वाला पेपर देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले शीर्षक भी लिखना होता है। जब हम कभी भी लिखते हैं संक्षेपण तो उसका शीर्षक देना जरूरी होता है। हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे जब हम लोग आंसर बनाएंगे इसका, तो देखेंगे कि शीर्षक कैसे लिखते हैं और इसका आंसर भी क्या हो सकता है संक्षेपण में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है पार्ट 4 है। पार्ट 4 जो है 175 मार्क्स के टोटल होंगे। इसमें कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। अब सबके अलग अलग क्या निर्देश है ये देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 जो है ये गद्यांश दे दिया है, गद्यांश को पढ़ना है, फिर इसका एक उचित शीर्षक लिखना है, फिर गद्यांश का भावार्थ लिखना है, और फिर जो रेखांकित यहाँ पर जो सेंटेंस है, ये जो जैसे पत्तों के अधरों पर सोया हुआ संगीत मुखर हो गया, इसका हमें व्याख्या करना है। इस तरह से व्याख्या करेंगे। जैसे शीर्षक देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, भावार्थ इसका पूरा लिखेंगे तो हमें 5 नंबर मिलेंगे, और रेखांकित जो शब्द ये वाक्य हैं इनको जब हम लोग व्याख्या करेंगे तो 8 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कार्यालय आदेश दिए गए थे कि कार्यालय आदेश से क्या अभिप्राय है, इसके आवश्यक गुणों को हमें लिखने हैं, और फिर एक प्रारूप प्रस्तुत करना है कि किस तरह से कार्यालय आदेश लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 था इंटरनेट संबंधित शब्दावली, किन्हीं 2 का परिचय देना है। जैसे कि डीएनएस सर्वर था, ईमेल था, होम पेज था, यूजर नेम था, वेब ब्राउजर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो है ऐसे है, पहला ऐसे जो कि 55 मार्क्स का है, 500 शब्दों में लिखना है। इसमें से कोई एक टॉपिक चूज करना है। जैसे देवभूमि उत्तराखंड का सांस्कृतिक महत्व, उत्तराखंड के विकास में वन संपदा का महत्व, उत्तराखंड का लोक साहित्य, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से उत्तराखंड खंड की चुनौतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 36 है, ये 5 टॉपिक हैं, इसमें से कोई एक टॉपिक चूज करना है, 700 शब्दों में लिखना है, 75 मार्क्स के हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमिक टुवर्ड्स डेवलपमेंट, इंडियन स्पेस प्रोग्राम चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज, विश्व में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैसे इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द ग्लोब, भारतीय लोकतंत्र का वर्तमान परिप्रेक्ष्य, ओके, इंडियन डेमोक्रेसी द करंट सिनेरियो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल पीस। तो इसमें से कोई एक टॉपिक चूज करना है और हमें निबंध लिखना है। अब हम लोग 2016 का जो है वो पेपर देखते हैं। सेम पैटर्न वही है, 4 पार्ट में हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड रहेगा। पार्ट 1 जो है 20 मार्क्स के हैं, 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 10 तक होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे, और 11 से 15 वो 2-2 नंबर के होंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है हमें। वह घर आया और उसने भोजन किया, सरल वाक्य। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, मिश्र वाक्य में इसको परिवर्तन करना है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि सूर्योदय होते ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, उपयुक्त वाक्य किस कोटि का है, उपयुक्त वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 4, पानी बरसता तो पौधे बढ़ते, अरे जीना है तो हंसकर जियो, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार के हैं, इच्छार्थक, संकेतवाचक, संदेहार्थक या विस्मयादि बोधक। अरे अरे विस्मयादि बोधक है, पता ही चल रहा। पानी बरसता तो पौधे बढ़ते, ये पानी बरसते तो पौधे बढ़ते, इसको देखना होगा कि किस तरह से हम लोग इसका डिटेल्स में भी आंसर देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो है अरे जीना है तो हंसकर जियो, ये तो विस्मयादि बोधक है। नेक्स्ट है अर्ध विराम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कब होता है, बस हो गया रहने दो। उपयुक्त वाक्य में विराम चिन्ह हमें लगाना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। अपनी ताकत के बल पर डटे रहो, बिल्ली ने दही गिरा दी। क्वेश्चन नंबर 8 जो इसमें था, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। बालक की बुद्धिमानी देखकर सभी दांत तले उंगली दबाने लगे, उनके प्रत्येक शब्द प्रभाव डालते हैं। किसान आत्महत्या के विरुद्ध एक स्लोगन लिखना है। यहाँ पर किसान आत्महत्या से रिलेटेड इससे ऊपर में दिया गया था कि पर्यावरण, ये स्वच्छता से रिलेटेड 2012 में, तो इसी तरह से हमें करना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थात कि स्लोगन और जो नारा है वो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का ये आएगा ही आएगा, और 2 क्वेश्चन में करके आता है, इससे पहले भी आया था। क्वेश्चन नंबर 11, अनूढ़ा का पर्यायवाची उपयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखिए। युवती, प्रौढ़, कुमारी, इसमें से क्या होगा। द्विज शब्द का पर्याय नहीं है, द्विज शब्द का पर्याय नहीं है, तो द्विज शब्द का पर्याय यागिक नहीं है। यागिक यज्ञ कराने वाले को कहते हैं, जबकि द्विज जो है पक्षी को कहते हैं, द्विज दांत को भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पे यागिक हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर समूहवाची संज्ञा का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के कारक हैं, पृथ्वी जल पावक गगन समीर से हमारा शरीर निर्मित है। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के स्थान पर समूहवाची शब्द का प्रयोग करना है और फिर एक वाक्य बनाना है। नेक्स्ट है, आधी
व्यधि का अर्थभेद स्पष्ट करते हुए दो वाक्य बनाइए। क्वेश्चन नंबर 14 जो है अंकिंचन और घातक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। इंडोर्समेंट तथा फुटनोट शब्द का हिंदी रूपांतरण कीजिए। ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड्स हैं, इनका हिंदी में हमें रूपांतरण करना है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द तथा संक्षिप्ताक्षर के लिए पूर्ण वाक्यांश लिखिए जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। एस्मा। नेक्स्ट पार्ट 2 जो है अपना 50 मार्क्स के होंगे, 11 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें देशज शब्दों का आशय स्पष्ट करते हुए 5 देशज शब्दों को उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 योग रूढ़ शब्दों का आशय स्पष्ट करते हुए 5 योग रूढ़ों का उल्लेख करना है। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए जैसे चिन्ह, गुरु, पूजनीय, परिभाषिक, शुश्रूषा। ये हैं, ये गलत दिए हैं, इनको शुद्ध करना है हमें। क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़कर 5 शब्द हमें लिखना है। द्विगु और बहुब्रीहि समास का सुधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए जैसे महर्षि, अभ्युदय, उच्चवास, निश्चेत, सच, चरित्र। लिंग किसे कहते हैं? इसके प्रमुख भेदों को उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। लिंग इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और इनको उदाहरण सहित हमें बताना है। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण के 3 उदाहरण 3 वाक्यों में लिखने हैं। नेक्स्ट ट्रांसलेशन होता है जो कि हिंदी से इंग्लिश होता है, और ये जो होता है इंग्लिश टू हिंदी में हमें करना होता है, और यहाँ पे पैसेज दिया रहता है या सेंटेंस दिए रहेंगे जिसको कि हमें करेक्ट करना होता है या रीराइट करना होता है। इसमें गलत लिखे हुए हैं, इसको रीराइट करना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है इंग्लिश पैसेज जिसको कि पढ़ना है, और फिर नीचे के जो 5 क्वेश्चंस हैं ये इनका आंसर करना है। ये 10 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये राजभाषा परिनियमावली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, और 29 में हिंदी का मानकीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, तो यहाँ पर जो राजभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में वो बताया गया है कि भारतीय संविधान में सन 1955 से 1967 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कौन से उपाय किए गए हैं। और मानकीकरण में पूछा गया है कि हिंदी के स्वरों के उच्चारण और लेखन संबंधित मानकीकरण पर प्रकाश डालना, यानी कि यहाँ पर उच्चारण से रिलेटेड हमें मानकीकरण प्रस्तुत करने। क्वेश्चन नंबर 30 जो है निम्नलिखित मुहावरों को हमें इसका आंसर करना है। ये 10 नंबर के मुहावरे होते हैं, इसमें 5 के 5 है, पांचों का हमें आंसर करना है। जैसे खून खौलना, छाती पर पत्थर रखना, कान में तेल डालना, हरे लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, जस दुल्हा तस बनी बराता। इसका अर्थ लिखते हुए हमें वाक्य प्रयोग भी करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये जो गद्यांश है इसको पढ़ना है, इस गद्यांश का शीर्षक लिखना है, फिर इसका संक्षेपण करना है, और रेखांकित वाक्य के जो अंश है उसको व्याख्या करना है। ये 5-5 नंबर के हो जाएंगे तीनों। यदि शीर्षक लिखेंगे तो 5 नंबर, संक्षेपण करेंगे तो भी 5 नंबर, और व्याख्या करेंगे तो 5 नंबर। इस तरह से ये 15 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट जो अपना पार्ट 4 है ये 175 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल 5 प्रश्न दिए हैं और पांचों प्रश्न हमें लिखना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 है, ये गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर शीर्षक लिखना है, फिर इसका भावार्थ लिखना है, और इसके रेखांकित जो वाक्य हैं इसका हमें व्याख्या करना होता है। यदि यहाँ पे शीर्षक करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, इसका भावार्थ करेंगे तो 5 नंबर, और जो रेखांकित, जैसे ये रेखांकित वाक्य है, प्रकृति का मानव जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण हाथ रहा है, और इसी तरह से ये भी है, तो ये 2 है, तो ये 4-4 नंबर के हो जाएंगे, टोटल 8 नंबर के हैं। नेक्स्ट पत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन था इस बार यहाँ पर अधिसूचना किसे कहते हैं, तो अधिसूचना का एक प्रारूप बनाए जिसमें अवकाश के बाद किसी अधिकारी के पदभार ग्रहण करने का उल्लेख हो। हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 35 और 36 जो है ऐसे है। जो पहला ऐसे है ये 500 शब्दों में लिखना है, 55 मार्क्स का। 4 टॉपिक है, इसमें से कोई एक टॉपिक चूज करते हुए, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था कि फोक कल्चर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की लोक संस्कृति, देवभूमि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य, उत्तराखंड का कथा साहित्य, उत्तराखंड में महिलाओं की सामाजिक स्थिति। जो पहला सेक्शन होता है वो उत्तराखंड से रिलेटेड ही यहाँ पे ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसमें 5 टॉपिक हैं, कोई एक टॉपिक को चूज करते हुए 700 शब्दों में हमें अपना ऐसे लिखना होता है। 75 मार्क्स के होते हैं। जैसे पूछा गया था 2016 में कि भारत की विदेश नीति का वर्तमान परिदृश्य, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, संचार क्रांति, कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन, शहरीकरण एवं पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं, आतंकवाद की समस्या और समाधान, और फाइनल क्वेश्चन है मानवाधिकार के संरक्षण में भारत की भूमिका। तो ये अपने टोटल क्वेश्चंस रहे। हमने देखा कि 2012 और 2016 मेंस का क्वेश्चन पेपर भी देखा हमने, जो अपना भाषा पेपर है उसका सिलेबस भी देखा।